मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, पिछले रविवार को उप निर्वाचन का मतदान संपन्न हो गया और उप निर्वाचन को जैसा कि भारत में भी और नेपाल में भी आगामी निर्वाचन का आईना माना जाता है, जो इसमें कौन सा दल कितना ले पाया। आपको बताते हैं कि नेपाल में 44 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हुए और 44 निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम आ गया है अब, जिसमें से 44 में 2 जगह निर्विरोध चयन किया गया है। बाकी जगहों में मतदान हुआ और मतदान का परिणाम अभी आ गया है। इस उपनिर्वाचन में जो कुल 44 पद संख्या है, उसमें से कांग्रेस को, जो नेपाली कांग्रेस है, उसको 19, माओवादी को 11 और एमाले को 8 मिला है। वहीं मधेसी पार्टी जसपा, उपेंद्र यादव की पार्टी है, उसको 2 सीट प्राप्त हुई है। माधव नेपाल की पार्टी और लामिछाने की पार्टी रासोपा, इनको भी 1-1 सीट मिला है और नेमा किपा और 1 स्वतंत्र जीत पाए हैं। अब आपको हम इस निर्वाचन क्षेत्र का अगर कुछ व्याख्या करें तो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस, जो पालिका प्रमुख कहा जाता है, उसको 1 था, लेकिन 2 जगह हुआ है, उसमें उसको 2 माइनस हुआ है। पालिका उप प्रमुख में 3 गंवा चुके हैं और वाड़ा अध्यक्ष में 3 खो चुके हैं, गंवा चुके हैं और टोटल प्रमुख में 2 इनको मिला है। वैसे ही एमाले पालिका प्रमुख में 1 बढ़ोतरी हुई है, इनको उप प्रमुख में 2 बढ़ोतरी हुई है। वहीं वाड़ा अध्यक्ष में एमाले भी 3 की संख्या में लॉस में गए हैं। और एक आश्चर्य की पार्टी है जो कि पिछले 4 महीना पहले तक सत्ता में थी और वो हट चुकी है, यानी कि माओवादी प्रचंड की पार्टी। इनको जबरदस्त बहुमत मिला है। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन माओवादी हर जगह से बढ़ोतरी में है। इनको पालिका प्रमुख में 1 की बढ़त मिली है, उप प्रमुख में भी 1 मिली है और वाड़ा अध्यक्ष में 1। वैसे ही जनता समाजवादी पार्टी, जो तराई की मधेश की पार्टी है, इसमें 1 था पहले से, 1 बढ़ोतरी हुई है इनकी। माधव नेपाल की पार्टी यस में भी 1 मिला है और रासोपा यानी कि लामेछाने की पार्टी, उसमें भी 1 वाड़ा अध्यक्ष की बढ़ोतरी हुई है। अब हम थोड़ा विश्लेषण इसको इस हिसाब से करते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, लेकिन नेपाली कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों हुई? क्यों नेपाली कांग्रेस नीचे जाता दिख रहा है? यह नेपाली कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर आगामी चुनाव जो मिशन 84 कहा जा रहा है, उसमें नेपाली कांग्रेस कैसे आगे बढ़े? और यह प्रश्न सभी जगह आ रहा है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि अगर नेपाली कांग्रेस के नेता से हम अगर पूछते हैं तो कोई भी अपना हार मानने को तैयार ही नहीं है। वो चाहे नेपाली कांग्रेस में हो और या कम्युनिस्ट पार्टी एमाले में हो। नेपाली कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार हम 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, उसमें संख्या थी। इस बार हम अलग अलग लड़े हैं, इसलिए हमारी संख्या में कमी हुई है।
लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात है कि जनता का रुझान जो है सो इन पार्टियों से हट रहा है। लेकिन यह बात नहीं है कि जो रवि लामे छाने की पार्टी जिस रूप से पॉपुलैरिटी पाई थी और वो चुनाव मैदान में इस बार खड़ा हुआ है, उसमें देखा जाता है कि हाँ, वो एक काठमांडू के वार्ड में जरूर उनकी पार्टी जीती है, उससे वो लोग उत्साहित हैं और देख रहे हैं। लेकिन बाद बाकी कहा जाए तो रवि लामे छाने की पार्टी रासपा हर जगह पीछे चली गई है, यानी कि उनका जमानत जब्त हो गया है, इसलिए वो बढ़ रहे हैं, उनका भी दावा बेकार है। मधेसी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी की, जो कि अभी टूट कर फिर उपेंद्र यादव बढ़ रहे हैं, हाँ, इनको एक सीट जरूर मिली है ज्यादा, ये दिखा रहे हैं। तराई में इनको बढ़ोतरी हुई है। वहीं तराई की ही एक पार्टी है हमारे डॉक्टर साहब की, वो डॉक्टर साहब की पार्टी जो जनमत पार्टी है, इन जनमत पार्टी का भी हालत खस्ता नजर आ रहा है। चूंकि जितना जगह से चुनाव लड़ी थी उनकी पार्टी, उसमें से केवल एक जगह जमानत बचा पाई है, नहीं तो हर जगह जनमत पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। यानी कि मधेसी पार्टी को अगर देखा जाए तो फिर से उपेंद्र यादव अपनी वर्चस्व की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि यह संख्या से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी उपेंद्र जी की कुछ समीकरण ऐसा है जिसके कारण कुछ सीट उनके लिए सुरक्षित रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं जो प्रजातांत्रिक पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उस नेपाली कांग्रेस की हालत खस्ता है। मित्रों, नेपाली कांग्रेस का अगर लिया जाए तो उन्हीं के पार्टी आज एक पत्रिका कांतिपुर में ही आया है जो विश्व प्रकाश शर्मा बोलते हैं, ये नेपाली में है। कांग्रेस का लागी उपनिर्वाचन को नतीजा संख्यात्मक हिसाब ले कमजोर मान्न सकिए पनि गुणात्मक रूप में राम्रो भएको कांग्रेस का महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा दावी गर्छन्। 2079 में माओवादी एकीकृत समाजवादी सहित का पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थियौं। अहिले एक्लै त्यो हेर्ने हो भने परिणाम सन्तोषजनक छ। उनले भने बिना गठबन्धन कीर्तिपुर नगरपालिका सहित 19-20 स्थानमा जित्नु, 84 में कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मत अनुमोदन भएको छ। अब देखिए, उन्हीं की पार्टी का केंद्रीय सदस्य गोविंद पोखरेल है, तो गोविंद पोखरेल कहते हैं कि संगठन भन्दा सत्ता प्राथमिकता दिँदा कांग्रेस को जनमत खस्किएको बताउँछन्। प्राप्त जनमतले माओवादीलाई होस्याएको छ भने एमाले समग्रमा जनमत खस्के पनि केही पालिकामा सफलता भएको छ, घाटा बेहोर्ने कांग्रेस मात्रै छ, उनले भने। अब इस तरह मैं केवल आज कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो कांग्रेस का नेतृत्व शेर बहादुर देउपा जी कर रहे हैं। अब ये 84 के चुनाव में कैसे अकेले सरकार बना सकते हैं, ये मत परिणाम देखकर तो ये नहीं लगता है कि ये बना पाएंगे, अपनी सरकार बना पाएंगे। अभी कीर्तिपुर में इनकी पार्टी जरूर जीती है, लेकिन कीर्तिपुर की ही अगर हम उदाहरण ले तो एक समय था जबकि इनको 15,000 मत मिला था। 20,000 उस समय वोटिंग हुआ था, लेकिन कांग्रेस को 15,000 मत मिला था। आज इनकी पार्टी को केवल 5,000 मत मिला है और 5,000 मत पाकर कीर्तिपुर में नेपाली कांग्रेस जीत पाए हैं। तो ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि आप नीचे की ओर जा रहे हैं। आप ही की पार्टी मोरंग विराटनगर में एक पार्टी, उससे जो पार्टी से फुट कर गया है वह जीत गया है, लेकिन आपकी पार्टी हार गई है। तो ये शेर बहादुर देउपा जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो नेपाली कांग्रेस को
कैसे बचा पाएंगे। चारों ओर यही चर्चा है कि नेपाली कांग्रेस इस उपनिर्वाचन से कुछ सबक लेती है या नहीं, कुछ सीख हासिल करती है या नहीं। उनके नेतागण का भी अब थोड़ा वैल्यू नीचे गिर रहा है। हाँ, अब नेता एकजुट जरूर हो रहे हैं कि 84 के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क दे रहे हैं और वो तर्क देकर 84 के लिए जरूर लगेंगे, लेकिन इनके सामने जो चुनौती है वह बहुत बड़ी चुनौती है। शेर बहादुर देउबा, इनका महाधिवेशन आने वाला है। अब वो महाधिवेशन में क्या करेंगे, उससे पहले इनको ओली साहब का 17 महीना बाद जो नौटंकी होगा, एक ड्रामा होगा, वो ड्रामा तो झेलना ही है कि ओली साहब इनको हस्तांतरण कर देते हैं सत्ता या नहीं करते हैं। वह सभी जनता अभी उत्सुक है देखने के लिए कि क्या होता है। लेकिन महाधिवेशन में क्या करेंगे ये, इनके पास वो स्थिति है नहीं कि इनकी पत्नी आरजू देउबा को जिता सकते हैं। तब ये करेंगे तो वहां इनके खेमा में एक शेर बहादुर देउबा, एक गगन थापा और एक शेखर कोइराला है, डॉक्टर शेखर कोइराला, जो पहले भी लड़ चुके हैं अध्यक्ष के लिए। ये तीनों तीन तरफ है। ऐसी स्थिति में शेर बहादुर देउबा को किसी न किसी को मिलाना ही पड़ेगा। आज यह बहुत मुश्किल है कि शेर बहादुर देउबा शेखर को भी मिला ले, गगन को भी मिला ले, लेकिन शेर बहादुर देउबा जरूर चाहेंगे कि एक व्यक्ति को मिलाकर तब महाधिवेशन में जाए, और उस एक व्यक्ति में शेखर कोइराला को मिलाएंगे या गगन थापा को मिलाएंगे, यह प्रतीक्षारत है। लेकिन जो अभी झुकाव देखा जा रहा है उसमें शेर बहादुर देउबा गगन थापा की ओर ज्यादा झुक रहे हैं और दिख रहे हैं कि यह यंग आदमी है। यह पार्टी के लिए अगर इनको नहीं मिलाया जाएगा तो यह विस्फोटक और कुछ वैसा ही कर भी सकता है, पार्टी को टूट फूट वाले स्थिति पर जा सकता है। वहीं शेखर कोइराला स्थिर है। शेखर कोइराला देख रहे हैं, अगर शेखर कोइराला को चांस नहीं मिलता है तो वो भी छोड़ने वाले नहीं है। वो भी या तो पार्टी अगर फूटती है तो एक पार्टी जरूर ओली साहब चाहेंगे कि हम उनसे मिलकर चुनाव लड़े। अब इसमें कौन जाता है? फिलहाल अगर शेखर कोइराला, गगन थापा और शेर बहादुर देउबा तीनों एक होकर भी लड़ते हैं तो एक न एक असंतुष्ट जरूर होंगे इसमें, चाहे शेखर कोइराला चाहे गगन थापा। और उस असंतुष्टि के कारण नेपाली कांग्रेस का वोट जरूर गिर जाएगा। जनता अब इतना इंतजार नहीं करती है और न करेगी कि तुम लोग लड़ते रहो और हम तुम्ही को वोट देंगे। जनता अब नया चेहरा देखना चाहती है और वो नया चेहरा की ओर जाएगा जो उसका काम कर सके। और उसमें हो सकता है नेपाली कांग्रेस अगर इससे सबक नहीं ली तो वो पीछे हट सकता है। नेपाली कांग्रेस का पीछे हटने का मतलब है कि पूर्ण डेमोक्रेटिक पार्टी, पूर्ण डेमोक्रेटिक सत्ता से बाहर चली जाएगी। यानी कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का वह सपना अब पूरा नहीं होने वाला है। अब खाली गठबंधन की सरकार बनेगी। यह शेर बहादुर देउबा को सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो ये नए नए जो उनके पार्टी में है उनसे पार्टी नहीं चलने वाला है, और वो अगर कहीं विस्फोटक काम कर दिए तो पार्टी के लिए बहुत ही घातक होगा। विमलेंद्र निधि को ये लोग किनारा करके रख दिए हैं। पिछली बार ही अगर विमलेंद्र निधि को शेर बहादुर देउबा सपोर्ट कर दिए रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन अब उनका भी थोड़ा कमजोर पक्ष जा रहा है। अब शेर बहादुर देउबा उनको करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि विमलेंद्र निधि अभी भी आशा कर रहे हैं कि शेर बहादुर देउबा अध्यक्ष में उन्हीं को लाएंगे, लेकिन ऐसा आम मानस में नहीं है। मित्रों, मैंने इस निर्वाचन को नेपाली कांग्रेस के प्रति क्या प्रभाव पड़ा है इस पर एक विचार आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा
आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें भेजिए। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।